नमस्कार दोस्तों, रट्टा मार एजुकेशन में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम पिछली कुछ क्लासेस के अंदर चौहान वंश के बारे में पढ़ रहे थे। आज के जो हम चौहान वंश पढ़ेंगे वो है हाड़ौती के चौहान। देखिए, जो हाड़ौती एरिया था वो बेसिकली कोटा व बूंदी का एरिया कहलाया करता था। ठीक है, तो अपन देखते हैं अब हाड़ौती के चौहानों के बारे में। देखिए, हुआ कुछ यूँ था कि देवहाड़ा नाम का एक सामंत था, जो कहाँ का सामंत था? मेवाड़ का। ठीक है, अपन मेवाड़ पढ़ेंगे तब आपको अच्छे तरीके से और चीज़ें समझ में आ जाएगी। देवहाड़ा कहाँ का सामंत था? मेवाड़ का। ठीक है, उसने क्या किया, 1241 के अंदर बूंदी जीत लिया। बूंदी किससे जीता? मीणाओं से। मीणाओं का वहाँ पे पहले शासन हुआ करता था। तो देवहाड़ा ने क्या किया, 1241 के अंदर बूंदी जीत लिया। किससे? मीणाओं से। कालांतर के अंदर उसका पुत्र समर सिंह, समर सिंह ने क्या किया, कोटा भी जीत लिया। किससे? कोटिया बिल से। क्या जीता? कोटा जीत लिया। तो देख लिया आपने कि देवहाड़ा ने कौन सा जीता था? बूंदी। उसके बाद है उसके पुत्र समर सिंह ने क्या जीता? कोटिया बिल से कोटा जीत लिया था। उसके बाद में इनका एक राजा आता है 1354 के अंदर बरसिंह हाड़ा। क्या नाम है? बरसिंह हाड़ा, जिसने बूंदी के अंदर तारागढ़ दुर्ग का निर्माण कराया था। तो बेसिकली जहाँ से दुर्ग बनाने की शुरुआत होती है वो होती है बरसिंह हाड़ा से। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो बरसिंह हाड़ा ने करवाया था। कब करवाया था? तो 1354 के अंदर करवाया था। बड़े लेवल के जो भी एग्जाम होंगे उसके अंदर सत्य असत्य कथन के अंदर पूछ ली जाती है बातें कि बरसिंह हाड़ा ने 1241 के अंदर तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, या फिर तारागढ़ दुर्ग कहाँ पे स्थित है। इस तरह के क्वेश्चन मोस्टली इसके अंदर से पूछे जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट। देखिए, नेक्स्ट जो राजा आता है वो है सुरजन राय हाड़ा। सुरजन राय हाड़ा भी क्या था? मेवाड़ का ही सामान था, क्योंकि तब तक इनकी अधीनता किसके अंडर में आते थे? ये लोग मेवाड़ के अंडर में आया करते थे। तो इसने क्या किया, मेवाड़ से स्वतंत्र हो गया। इसने खुद को बोला कि भाई आज के बाद मैं खुद स्वतंत्र हूँ, किसी को कोई भी टैक्स नहीं दूंगा, और अपना स्वतंत्र रूप से शासन करने लग जाता है। जैसे ही ये स्वतंत्र होता है उसी टाइम क्या होता है, अकबर का एक सेनापति था मान सिंह। आप अच्छे तरीके से जानते हो मान सिंह के बारे में। मान सिंह क्या करता है, इन पे कब्जा कर लेता है। ठीक है, इन पे हमला कर देता है। हमला करने के बाद क्या होता है, ये क्या कर लेता है, अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है 1569 के अंदर। ठीक है, और अकबर क्या करता है, इसको सम्मान स्वरूप तुवारा सम्मान भेंट करता है। मोटी मोटी अगर अपन बात देखें तो सुरजन राय हाड़ा है वो क्या था, एक मेवाड़ का ही अधीन आने वाला रियासत थी। जब ये सुरजन राय हाड़ा बना तो इसने क्या किया, स्वतंत्र रूप से शासन करने लग गया कि मैं अब किसी को टैक्स नहीं दूंगा, मैं किसी के अधीन नहीं हूँ, मैं एक स्वतंत्र राजा हूँ। जब ये बात अकबर को पता लगती है तो अकबर का सेनापति मान सिंह है वो क्या करता है, इस पर हमला कर देता है। हमला करके इसको घेर लेता है। घेरने के बाद में इसको समझाता है कि तुम एक काम करो, किसकी अधीनता स्वीकार कर लो? अकबर की। तो ये क्या करता है, 1569 के अंदर अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है। और अकबर क्या है, जो भी उसकी अधीनता स्वीकार करता था उसको कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया करता था। आजकल के टाइम पे इतना तो है नहीं कि अपन कुछ भी गिफ्ट दे दें। उस टाइम पे यही हुआ करते थे, किसी को कोई वाद्य यंत्र दे दिया, किसी को कोई उपाधि दे दी। तो इनको एक तुवारा सम्मान भेंट किया था। क्या किया था? तुवारा सम्मान। सिंपल सी बात पूछी जाएगी कि सुरजन राय हाड़ा ने अकबर की अधीनता स्वीकार कब की थी? ठीक है, या फिर पूछ लिया जाएगा कि तुवारा सम्मान किसको दिया गया था? सुरजन राय हाड़ा को। किसके द्वारा दिया गया था? अकबर के द्वारा दिया गया था। अपन मानसिंह में पढ़ेंगे कि मानसिंह का पहला बयान था, उसको सक्सेसफुली देता है तो उसको फरजंद की उपाधि देता है। वो अपन मानसिंह के अंदर पढ़ेंगे। अभी के लिए अपने को सिर्फ देखना है सुरजन राय हाड़ा के बारे में। ठीक है, तीसरा जो मेन राजा आता है वो आता है अनिरुद्ध हाड़ा। अब तक अपन ने कौन कौन से देखे हैं? देखिए, देवहाड़ा 1241 के अंदर मीणाओं से बूंदी जीता था। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको समझने वाली बात है कि इनकी शुरुआत कहाँ से हुई। इन्होंने क्या किया, बूंदी जीत लिया। उसके पुत्र ने क्या किया, कोटा जीत लिया। तो कोटा और बूंदी क्या कहलाता है? हाड़ौती कहलाता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट आता है बरसिंह हाड़ा। बरसिंह हाड़ा क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसने तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किया था। पहली बार वहाँ पे कोई दुर्ग या फिर किला बना था, क्योंकि जब किला बन जाता है तभी कोई एक सामंत, एक राजा कहलाने लगता है। ठीक है, तो यानी कि इनकी शासन यहाँ से स्टार्ट हो गया था। उसके बाद क्या होता है, सुरजन राय हाड़ा आता है। सुरजन राय हाड़ा मेवाड़ से स्वतंत्र हो जाता है कि मैं किसी को टैक्स नहीं दूंगा। अकबर का सेनापति क्या करता है, इस पर हमला कर देता है और ये 1569 के अंदर अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है। और अकबर क्या करता है, सम्मान स्वरूप इसको दोबारा सम्मान भेंट करता है। यहाँ तक होगी बात? ठीक है, अब बात करते हैं अनिरुद्ध हाड़ा। अनिरुद्ध हाड़ा के बारे में अपने चीज़ें तीन याद रखनी है। एक इसके पिता के बारे में, एक इसकी पत्नी के बारे में, और एक इसके पुत्र के बारे में। देखिए, पिता का नाम था शत्रुशाल हाड़ा। शत्रुशाल हाड़ा की याद में ना इसने बूंदी के अंदर 84 खंभों की छतरी बनवाई थी। कितने खंभों की? 84 खंभों की। कई बार पूछा गया है कि 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है, तो वो है बूंदी के अंदर स्थित है। किसने बनवाई थी? अनिरुद्ध हाड़ा ने। किसकी याद में? शत्रुशाल हाड़ा की याद के अंदर। स्थापत्य के अंदर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है? बूंदी के अंदर। किसने बनवाई है? अनिरुद्ध हाड़ा ने।
अब इसके बारे में बात करते हैं पत्नी। पत्नी का नाम था रानी नाथावती। नाथावती ने रानी जी की बावड़ी बनवाई थी कहाँ पे? बूंदी के अंदर। पत्नी का क्या नाम है? रानी नाथावती, जिसने क्या बनवाई थी? रानी की बावड़ी बनाई थी कहाँ पे? बूंदी के अंदर। तो ये अभी शायद रिसेंटली किसी पटवारी के या फिर एसआई के एग्जाम के अंदर पूछा गया था कि रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो करवाया गया था रानी नाथावती के द्वारा करवाया गया था। या फिर ऐसे पूछा गया था कि रानी की बावड़ी कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? बूंदी के अंदर। तीसरी बात, इसके पुत्र के बारे में देखते हैं। तो इसका पुत्र है जोध सिंह। जोध सिंह के टाइम पे क्या हुआ था कि जोध सिंह गणगौर का त्यौहार जब मना रहे थे वो, तब ये क्या करता, गणगौर को लेकर के जेतर सागर तालाब के अंदर से जा रहा था। इतने में क्या होता है, उसकी नाव डूब जाती है और ये नाव के अंदर ही डूब के इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो पुत्र जोध सिंह जेतर सागर तालाब में गणगौर सहित डूब गया था। तो वहां से एक कहावत जुड़ी थी, हाड़ो ले डूब्यो गणगौर। ठीक है, तो ये सिंपल पूछ लिया जाता है कि हाड़ो ले डूब्यो गणगौर किस के बारे में कहा जाती है? तो कहा जाता है जोध सिंह के बारे में। वो किसका पुत्र है? अनिरुद्ध हाड़ा के बारे में। अब अनिरुद्ध हाड़ा के बारे में अपन देखिए 3 बातें, 1 2 3। एक पिता की, एक पत्नी की, एक पुत्र की, बस माँ की कमी बाकी रही थी। ठीक है, पिता, पत्नी और पुत्र। पिता के बारे में इसने 84 खंभों की छतरी बनाई थी कहाँ पे? बूंदी के अंदर। नाम क्या है? चतुरसाल हाड़ा। पत्नी रानी नाथावती, इसने क्या किया था? बूंदी के अंदर रानी की बावड़ी बनवाई थी। पुत्र कौन है? पुत्र है जोध सिंह, जो कि जेतर सागर तालाब में गणगौर का उत्सव बनाते टाइम डूब के मर गया था और गणगौर की मूर्ति को लेकर अंदर ही डूब गया था। तो इससे एक कहावत जुड़ गई थी, हाड़ो ले डूबियो गणगौर। ठीक है, अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि आपको लिखा नहीं बोल के बताना पड़ेगा। देखिए, हुआ कुछ यूं था, राव बुद्ध सिंह नाम का एक राजा था, राव बुद्ध सिंह। ठीक है, राव बुद्ध सिंह की पत्नी का नाम था अमर कुंवरी। क्या नाम है? अमर कुंवरी। अमर कुंवरी का भाई कौन है? जयपुर का राजा जय सिंह। जय सिंह। ठीक है, राव बुद्ध सिंह, राव बुद्ध सिंह की पत्नी का क्या नाम है? अमर कुंवरी। और इसके भाई का क्या नाम है? ये अपन यहाँ डाल देते हैं भाई। भाई का क्या नाम है? जय सिंह, जो कि कहाँ का राजा है? जयपुर का। अब हुआ कुछ यूँ था कि राव बुद्ध सिंह के और अमर कुंवरी के जब भी कोई पुत्र होता था तो वो थोड़े टाइम बाद ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाता था और वो मर जाता था। ठीक है, मृत्यु हो जाती थी उसकी। तो इस चक्कर में आके क्या है कि काफ़ी टाइम तक इधर उधर सोच विचार करते रहे कि अब आगे राजा कौन बनेगा, इसके तो पुत्र कोई रह नहीं रहा है, सभी मरते जा रहे हैं। तो जितने भी सामंत थे सभी मिलके जाते हैं किसके पास? जय सिंह के पास, क्योंकि जय सिंह उस टाइम पे तगड़ा राजा हुआ करता था। इसके पास जाते हैं, बोलते हैं कि बताओ कि अब क्या किया जाए, क्या न किया जाए, आप कुछ सलाह दो हमारे को। तो जय सिंह क्या करता है? जय सिंह बोलता है कि राव बुद्ध सिंह के भाई का लड़का है जिसका नाम था दलेल सिंह। क्या नाम है? दलेल सिंह। बोलता है दलेल सिंह को राजा बना देंगे इसके बाद में। ठीक है, तो ये डिसाइड हो जाता है कि दलेल सिंह के साथ दलेल सिंह क्या बनेगा? राजा बनेगा। राव बुद्ध सिंह और अमर कुंवरी के संतान नहीं हो रही थी, इस वजह से जो हो रही थी वो हाथों हाथ मरती जा रही थी। इसके बाद सलाह किससे ली गई? जय सिंह से। जय सिंह ने क्या बोला कि दलेल सिंह को क्या बना दो? राजा बना दो। आगे आने वाले टाइम में कोई ना कोई तो चाहिएगा ना शासन संभालने के लिए। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे ही दलेल सिंह के बारे में बातें होने लग जाती है कि आगामी राजा ये बनेगा, उस टाइम पे क्या है, साथ में एक काम और किया था। जय सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था किसके साथ? दलेल सिंह के साथ में। पुत्री का विवाह कर दिया था किसके साथ में? दलेल सिंह के साथ में। अब सभी लोग क्या है, जब जैसे ही पता लगेगा कि भाई साहब रानी अगली कौन बनेगी, तो वो बनेगी इनकी पुत्री जय सिंह की। राजा कौन बनेगा? दलेल सिंह। तो जितने भी लोग थे वो आदर सम्मान किसका करने लगे थे? इनकी पुत्री का और राजा का। इधर अमर कुंवरी का क्या है? सम्मान थोड़ा थोड़ा घटने लग गया था। ठीक है, अब इस चीज़ से क्या है, अमर कुंवरी कोई भी इंसान होगा वो चिंतित होगा कि यार मेरा सम्मान आज ही इतना घट गया है, अगर कल को ये राजा रानी बन गए तब तो मेरा सम्मान बिल्कुल ही गया। तो अपने सम्मान के लिए क्या है, थोड़ी चिंतित हो रही थी। उसी टाइम क्या होता है कि राव बुद्ध सिंह की एक और रानी थी, उससे क्या है पुत्र प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, अब पुत्र प्राप्ति होने के बाद वो सर्वाइव भी करने लग जाता है। तब क्या होता है, अमर कुंवरी वापस बोलती है अपने भाई को। कौन सा भाई? जय सिंह। उसको बोलती है कि भाई साहब मेरा पहले तो हमारे चल कोई लड़का नहीं था, लेकिन अभी तो हमारे एक लड़का है जो कि बड़ा भी हो रहा है और सही सलामत है, अभी तक उसके कुछ हुआ नहीं है। तो राजा कौन बनेगा? राजा तो मेरा बेटा बनेगा, हमारा बेटा बनेगा, हम दलेल सिंह को राजा नहीं बनने देंगे। इस बात पे जय सिंह गुस्सा होता है, वो बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो एक राजा को अपनी पुत्री भी दे चुका हूँ, अब राजा तो यही बनेगा। इस वजह से क्या होता है, अमर सिंह और अमर कुंवरी और जय सिंह के बीच में थोड़ी बहुत खींचातानी चल रही होती है। इसी बीच अमर कुंवरी क्या करती है, एक मल्हाराव होलकर मराठा था, मल्हाराव होलकर, इसको क्या करती है, राखी भेज देती है, जो कि इंदौर का था।
ठीक है। मल्हाराव होलकर जो क्या था, मराठा था, इसको क्या भेज देती है, एक राखी भेज देती है, यहाँ लिख देते हैं राखी, और बोलती है कि आप मेरे भाइयों, आप आके मेरी हेल्प करो और मेरे बेटे को क्या बनाओ, राजा बनाओ। अब मल्हाराव होलकर बोलता है कि यार भाई तो तेरा जय सिंह है, इसको बोल तूं। तो वो बोलती है जय सिंह मेरे लिए क्या हो चुका है, मर चुका है, आज से क्या हो, आप ही मेरे भाई हो। ठीक है, तो राखी भेज देती है इसके लिए, क्या भेज देती है, राखी भेज देती है, किसको, मल्हाराव होलकर को। उसके बाद में ये आते हैं, दलेल सिंह को वहाँ से हटाते हैं और इसके पुत्र को ही राजा बनाते हैं। ठीक है, ये छोटी सी इसके बारे में स्टोरी है अपनी, ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। अब इनका पुत्र होता है, उसका नाम क्या था, उम्मेद सिंह। क्या नाम है, उम्मेद सिंह। आपने कई बार अगर कोटा बूंदी जाओगे तो वहाँ पे श्रीजी नामक दुकानें या कुछ लिखा आपने पढ़ा होगा, श्रीजी सीजी नाम से, तो ये यहीं से ही स्टार्ट हुआ था। उम्मेद सिंह ने ही इसको स्टार्ट किया था, श्रीजी को भगवान नाम से। ठीक है, स्टोरी आपको समझ में आ गई। राव बुद्ध सिंह, इनके कोई संतान नहीं हो रही थी, तो जयसिंह से पूछा गया, जयसिंह कौन है, इनकी पत्नी का भाई है। तो वो क्या करता है, दलेल सिंह को राजा बना देता है, और राजा बनाने के घोषित कर देता है कि उत्तराधिकारी दलेल सिंह होगा। लेकिन अमर कुंवरी के कोई दूसरी रानी थी, उसके बच्चा हो जाता है, तो वो उम्मेद सिंह, तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, अब तो हमारा बच्चा ही क्या बनेगा, उत्तराधिकारी बनेगा। इस बीच में लड़ाई होती है, अमर कुंवरी मल्हाराव होलकर को राखी भेज देती है, राखी का जब मिलती है तो ये वापस आता है, दलेल सिंह को हटाता है और उम्मेद सिंह को क्या बना देता है, राजा बना देता है। तो एक प्रकार से अपन कह सकते हैं उम्मेद सिंह अब क्या करेगा, इनको मामा बोलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पे बनता है ना, वो ये बनता है कि राजस्थान की राजनीतिक के अंदर, राजस्थान की राजनीति के अंदर मराठों का कहाँ से आगमन हुआ था, कौन सी रियासत से आगमन हुआ था, वो हुआ था बूंदी रियासत से। क्योंकि पहले तो मराठा क्या करते, लूटमार करते थे, वापस चले जाते थे। इस टाइम पे पहली बार क्या होता है कि राजनीति में भी हस्तक्षेप करने लगे थे ये लोग। कौन, मल्हाराव होलकर मराठा, जो कि कहाँ से आए थे, इंदौर से आए थे। और उम्मेद सिंह क्या कहने लगे थे, इनको मामा कहने लगे थे। अपन बात करते हैं राव बुद्ध सिंह के बारे में, छोटी सी, और इसकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था नेहतरंग। ये भी अभी किसी एग्जाम में पूछा गया था, नेहतरंग पुस्तक किसके द्वारा लिखित है, तो राव बुद्ध सिंह के द्वारा लिखित है। ऐसा ही डायग्राम बना लेना, ज़्यादा बातें लिखने की जरूरत नहीं है, स्टोरी आपको समझ में आएगी है। उसके बाद आपको इससे, इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यही है कि मल्हाराव होलकर को अमर कुंवरी ने राखी भेज के सहायता के लिए मांग की थी, और राजनीति के अंदर हस्तक्षेप किसका हो गया था, मराठों का हो गया था। किस रियासत से, बूंदी रियासत से। ठीक है, अब बात करते हैं अपन उम्मेद सिंह के बारे में। देखिए उम्मेद सिंह, देखिए उम्मेद सिंह के क्या हुआ था, इसके घोड़े का नाम था हुंजा। क्या नाम था, हुंजा। क्या है इसका घोड़ा, आप बता सकते हो, पृथ्वीराज चौहान के घोड़े का क्या नाम था, याद कीजिए आप, अगर आपको याद आ रहा तो। ठीक है, उम्मेद सिंह ने क्या किया, सबसे पहले अपनी स्वर्ण प्रतिमा बनाकर, अपनी स्वर्ण प्रतिमा बनाकर उसका दाह संस्कार कर दिया था। प्रतिमा बनाकर उसका दाह संस्कार किया था। ठीक है, उम्मेद सिंह के बारे में क्या बातें हैं, पहली बात है इसके घोड़े का नाम क्या है, हुंजा। दूसरा क्या था, इसने अपनी खुद की स्वर्ण प्रतिमा बनाई, उसका दाह संस्कार पूरी विधि विधान से उसका सारा किया था। ठीक है, उसके बाद में बूंदी के अंदर इसने रंगीन चित्रशाला बनाई थी। क्या बनाई थी, बूंदी के अंदर कौन सा दुर्ग है, तारागढ़, तारागढ़, उसके अंदर रंगीन चित्रशाला बनवाई थी, रंगीन चित्रशाला। आप बता सकते हैं ये तारागढ़ दुर्ग किसने बनाया था और कब बनाया था, अभी मैं थोड़ी देर पहले बता के हटाऊँ आपको, एक बार दोबारा से पढ़ना, तब आपको हो सकता है अच्छे तरीके से दोबारा याद आने लग जाए चीज़ें। उम्मेद सिंह, घोड़े का नाम हुंजा, मल्हाराव होलकर की मदद से क्या बना था, राजा बना था। ठीक है, अपनी सभी जगह श्रीजी लिखवाया करता था, अपनी स्वर्ण प्रतिमा बनाकर उसका क्या करवाया था, इसने दाह संस्कार करवाया था, ये इंपॉर्टेंट है। बूंदी का जो तारागढ़ किला है जिसको बर सिंह आड़ा ने बनवाया था, उसके अंदर रंगीन चित्रशाला भी इसने क्या की थी, बनवाई थी। और इस चित्रशाला का जो सबसे बढ़िया अगर अपन बात करें चित्र है, तो वो कौन सा है, जिसके अंदर उम्मेद सिंह, उम्मेद सिंह जंगली सूअर का शिकार कर रहे हैं, जंगली सूअर का शिकार कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं शिकार, उम्मेद सिंह है। यानी कि बूंदी का जो तारागढ़ किला था उसके अंदर रंगीन चित्रशाला बनवाई थी। ठीक है, और जो रंगीन चित्रशाला है इसको क्या बोलते हैं, भित्ति चित्रों का स्वर्ग बोलते हैं, भित्ति चित्रों का स्वर्ग भी बोलते हैं। आपके चित्रकला के अंदर पूछ लिया जाएगा, भित्ति चित्रों को क्या बोला जाता है, स्वर्ग। किसको बोला जाता है, तारागढ़ दुर्ग के अंदर जो रंगीन चित्रशाला बनी हुई है उसको। तारागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है, बूंदी के अंदर। ठीक है, इसके अंदर सबसे फेमस पेंटिंग कौन सी है, उम्मेद सिंह जंगली सूअर का शिकार करते हुए, ये क्या इसकी फेमस पेंटिंग है। ठीक है, तो उम्मेद सिंह के बारे में इतनी ही चीज़ें थी।
अब बात करते हैं अपन लास्ट राजा के बारे में, जो है राम सिंह हाड़ा। राम सिंह हाड़ा, ठीक है। राम सिंह हाड़ा के बारे में जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, 1857 की क्रांति के अंदर इनने अंग्रेज़ों का साथ नहीं दिया था। क्रांति में अंग्रेज़ों का सहयोग नहीं किया था, ठीक है। ये बात आपको इम्पोर्टेंट है याद रखना कि किस राजा ने 1857 की क्रांति के अंदर अंग्रेज़ों का साथ नहीं दिया था, वो कौन था? राम सिंह हाड़ा। अब इसका एक दरबारी था, दरबारी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कवि सूर्यमल मिश्र। सूर्यमल मिश्र, ठीक है। इसने 2 पुस्तकें लिखी थी कवि सूर्यमल मिश्र ने। एक लिखी थी वंश भास्कर, वंश भास्कर, जिसमें क्या था? हाड़ाओं का या चौहान वंश का, चौहानों का वंशों के बारे में लिखा गया था, चौहान वंश के बारे में लिखा गया था। और दूसरी पुस्तक थी इसकी वीर सतसई, वीर सतसई। इसके अंदर क्या है? वीर दोहे थे इसके अंदर, ठीक है, जिसके अंदर ये प्रेरणा दे रहे थे कि तुम जागो, तुम अंग्रेजों का साथ मत दो, तुम राजा बनो, ये बनो, वो बनो। तो ये सब वीर सतसई के दोहे सुन सुन के राम सिंह हाड़ा ने क्या किया था? अंग्रेजों का साथ देने से मना कर दिया था, ठीक है। इतनी बातें आपने को याद रखनी है। और जो ये वंश भास्कर है, इसको पूरा किसने किया था? ये आधी रह गई थी, इसको पूरा किया था मुरारी दान ने। पूरा किसने किया था? मुरारी दान ने, ठीक है। आगे बात समझे आपको। देखिए राम सिंह हाड़ा के बारे में क्या है कि 1800 राम सिंह हाड़ा का एक दरबारी हुआ करता था, ठीक है, जिसका नाम था कवि सूर्यमल मिश्रण। उसने क्या किया था? 2 पुस्तकें लिखी थी। एक तो वंश भास्कर, जिसके अंदर क्या है? चौहानों के वंशों के बारे में लिखा गया था। और एक इसने पुस्तक लिखी थी वीर सतसई, जो कि 1857 की पृष्ठभूमि पर लिखी थी। पृष्ठभूमि पर ये लिखा था कि आप लोग राजा हैं, वो राजा की तरह रहो, किसी के गुलाम बन के मत रहो, और ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजों का विरोध करो, ठीक है। तो ये वीर सतसई उसी से रिलेटेड बुक है। 1857 की पृष्ठभूमि पर लिखी गई पुस्तक कौन सी है? वीर सतसई। इसके दोहे सुन सुन के ही राम सिंह हाड़ा क्या है? थोड़ा सा मोटिवेट हो जाता है और अंग्रेजों का साथ नहीं देता है। ये बात इसकी क्या है? इंपॉर्टेंट आ जाती है, ठीक है। अब ये जो वीर सतसई वंश भास्कर है, ये पूरी नहीं लिखी गई थी किताब। इसको पूरा किसने किया था? मुरारी दान। इसका कौन है? पुत्र। आप बता सकते हैं? चंद्रवरदाई की पुस्तक थी पृथ्वीराज रासो, उसको किसने पूरा किया था, ठीक है। तो ये जो हाड़ौती के चौहान थे, जिसके अंदर अपने आज पढ़ा है बूंदी के चौहान, ठीक है। बूंदी के चौहान लगभग अपने कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अंदर बाकी कोई बातें नहीं रही है। कल जो अपन क्लास लेंगे उसके अंदर अपन पढ़ेंगे कोटा के चौहान वंश के बारे में, ठीक है। वो मुश्किल से 5 से 10 मिनट की क्लास है, उसके अंदर आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद अपना चौहान वंश कंप्लीट हो जाएगा। फिर अपन पढ़ेंगे मेवाड़ के बारे में। ज़्यादा नहीं, 10 या 15 क्लास के अंदर अंदर अपना पूरी पूरी हिस्ट्री को अपन कवर करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद एक बार के लिए आपको मैं क्वेश्चंस के लिए क्लास दे दूंगा, ताकि मैंने जितना भी पढ़ाया है, सिर्फ मैंने जितना पढ़ाया है उसके अंदर से ही मैं क्वेश्चंस की क्लास लूँगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको अटेंड करना, ताकि आप अच्छे तरीके से आपकी सब्जेक्ट पे पकड़ बन पाए, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।